Hello and welcomes everyone. This is Vijay Kumar from Easy Classes. Welcomes you to the first session of Easy Classes. Today's class is based on figure of speech, which is also known as figurative speech. ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके स्कूल लेवल में पोएट्रीज पे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें, स्टेट लेवल के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गए, टीचर रिक्रूटमेंट, टेट, सी टेट, इस टाइप के एग्जाम्स पे आते रहते हैं. अभी ही रिसेंटली एक टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम कंडक्ट हुआ था, उसमें वर्ग 2 में आई थिंक फिगर ऑफ स्पीच से 2 क्वेश्चंस आए थे. जैसे कि एक पहला दिया था, उसमें एक पोयम दिया था, पोयम से रिलेटेड 4-5 और क्वेश्चन है. आपको क्वेश्चन पोयम को पढ़कर इन 4-5 क्वेश्चन को बनाना था. ठीक है, तो एक लिखा था लाइक अ थंडर बोल्ट ही फॉल्स. ठीक है, लाइक अ थंडर बोल्ट ही फॉल्स. इसमें 2-3 ऑप्शंस दिए थे, 4 ऑप्शंस थे. एक था क्लाइमेक्स, मेटाफर, सिमिली, इस टाइप से 4 ऑप्शंस थे. तो आपको पता करना था, यू हैव टू फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच. इसमें इसको अंडरलाइन कर दिया था लाइक अ थंडर बोल्ट, और आपको बताना था कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है. तो इसका आंसर होगा सिमिली. ठीक है, डिटेल में आगे क्लास में एक्सप्लेन करूंगा कि इसका आंसर सिमिली क्यों होगा. बेसिकली जहां पे 2 अलग अलग कैटेगरी की चीजों का एज और लाइक लगा कंपेयर किया जाता है, वहां पे सिमिली होता है. यहाँ पे देखिए कि लाइक अ थंडर बोल्ट, थंडर बोल्ट दैट मीन्स होता है बिजली, गाज गिरना, ये होता है. ठीक है, वह थंडर बोल्ट के समान गिरा, तो उसकी तुलना किससे की गई थी? थंडर बोल्ट से. तो लाइक लगा के जहां कंपेयर किया जाए वहां पे सिमिली होता है, तो ये हमारा सिमिली होगा. ठीक है, इसके साथ ही उसी पोएम में एक और क्वेश्चन दिया था. ठीक है, उसको आपको क्या करना था, उसमें क्या लिखा था? He clasps the crag with crooked hands. ठीक है, ये दिया था ओपनिंग लाइन में, और कहा गया था कि इन द ओपनिंग लाइन देयर इज अ रिपीटेशन ऑफ साउंड के. साउंड का बार बार रिपीटेशन हुआ है, और आपको बताना था कि इसका नेचर क्या होगा, फिगर ऑफ स्पीच इसका क्या था. ठीक है, इसमें 3-4 ऑप्शंस थे, तो इसका आंसर होगा एलिट्रेशन. ठीक है, इसका आंसर होना था एलिट्रेशन. चलिए अब देखते हैं एलिट्रेशन क्यों होगा. एलिट्रेशन क्या होता है? हिंदी में इसे अनुप्रास अलंकार भी कहा जाता है. एलिट्रेशन में होता क्या है, किसी भी वावेल साउंड का इनिशियल साउंड, किसी भी वर्ड का इनिशियल साउंड जो वावेल कॉन्सोनेंट होता है, जो बार बार रिपीट होता है. ठीक है, किसी भी कॉन्सोनेंट साउंड का बार बार रिपीट होना, उस वहां पे एलिट्रेशन होता है. जैसे कि यहाँ पे का साउंड का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, जैसे कि देखिए यहाँ पे क्लैस्प्स, क्रैग, क्रूक. ठीक है, का साउंड का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो जहां भी कॉन्सोनेंट साउंड का बार बार रिपीटेशन होता है वहां पे एलिट्रेशन होता है. हिंदी में इसे अनुप्रास अलंकार भी कहा जाता है. इसका इस्तेमाल एलिट्रेशन का टंग ट्विस्टर में अधिकतर किया जाता है. जैसे आपने पढ़ा होगा सी शेल ऑन द शी शोर. यहाँ पे श साउंड का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो ये एलिट्रेशन है. ठीक है, तो और डिटेल में हम लोग आगे क्लासेस में जानेंगे. चलिए तो आगे बढ़ते हैं. अब आपको पता चल गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उस पर आते रहते हैं. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो हमें जानते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच है क्या. व्हाट इज फिगर ऑफ स्पीच? ठीक है, क्या होता है, कोई भी बात को कहने के 2 तरीके होते हैं. या तो हम सीधे सिंपल तरीके से सामने वाले को अपनी बात कह दें, या उसे हम थोड़ा सजा कर बोलें. सजा के इसलिए बोले ताकि हमारी बात का असर, प्रभाव ज्यादा हो. ठीक है, एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं. He fought bravely. एक और सेंटेंस देखते हैं. He fought like a lion. अब एक है He was a lion in the fight. ओके, यहाँ पे 3 सेंटेंसेस है. फर्स्ट सेंटेंस क्या बोल रहा है? He fought bravely, वह बहादुरी पूर्वक लड़ा. ये तो मैंने प्लेन सेंटेंस में कह दिया, प्लेन शब्दों में मैंने क्या कहा? He fought bravely, वह बहादुरी पूर्वक लड़ा. लैंग्वेज एक ऐसी चीज है ना, हम जिसे उसे जितना ज्यादा सजाएंगे उतना हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? पावरफुल, असरदार बनेगा. ठीक है, जिससे हमारी बात का असर सामने वाले पर अधिक से अधिक हो सके. कई बार क्या होता है, हम अपने लैंग्वेज से सामने वाले का मूड चेंज कर सकते हैं. ठीक है,
और इंग्लिश क्या है कि नो डाउट इंग्लिश इज अ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज, और ब्यूटीफुल कौन बनाता है, यही फिगर ऑफ स्पीच। अब देखते हैं कैसे। जैसे कि मैंने क्या कहा, ही फॉट ब्रेवरी, वह बहादुरी पूर्वक लड़ा है, सिंपल सेंटेंस था, उसी को मैंने क्या कह दिया, इनहेंस करते हुए, ही फॉट लाइक अ लायन, वह शेर के समान लड़ा। यहाँ पे मैंने इनडायरेक्टली उसकी तुलना किससे कर दी, शेर से कर दी। नो डाउट यहाँ पे हम लायन को बहादुरी से एसोसिएट करते हैं, ठीक है, बहादुरी से यहाँ भी लड़ा, यहाँ भी लड़ा, लेकिन देखिए सेंटेंस इनहेंस करते ही क्या हो गया, ही फॉट लाइक अ लायन, वह शेर के समान लड़ा, शेर के समान लड़ा, दैट मीन्स बहादुरी से लड़ा, ठीक है। तीसरे सेंटेंस में देखते हैं, ही फॉट लायन, ही वॉज अ लायन इन द फाइट। तीसरे सेंटेंस में तो मैंने उसे ही लायन बता दिया कि ही वॉज अ लायन इन द फाइट, की लड़ाई में वो क्या था, शेर था। अब आप सोचोगे कोई आदमी शेर कैसे हो सकता है, कहने का मतलब यह है कि उस आदमी में शेर की क्वालिटीज को डाली जा रही है ताकि बताया जा सके कि वो कितनी बहादुरी से लड़ा, ठीक है। तो इन्हीं सारे फिगर ऑफ स्पीच से हम अपनी स्पीच को डेकोरेट करते हैं ताकि हमारा सेंटेंस ज्यादा पावरफुल बने और सामने वाली पर हमारे बात का असर अधिक से अधिक हो सके, ठीक है। तो ये हमारा फिगर ऑफ स्पीच का काम है, जिससे हम अपने सेंटेंसेस स्पीच को डेकोरेट करने का काम करते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच, ऐसे तो हिंदी में इसे अलंकार कहा जाता है, इंग्लिश में बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। आज मेन कुछ हम लोग 4-5 फिगर स्पीच को देखते हैं, हम कंपेयर करके चलते हैं। पहला फिगर ऑफ स्पीच हम पढ़ते हैं सिमिली, ठीक है। एक और फिगर ऑफ स्पीच लेके चलते हैं, ये है मेटाफर, ओके। इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है कंपेयर करने के लिए, ठीक है, लिख देता हूं, कंपैरिजन के लिए इन दोनों का यूज किया जाता है। अब देखिए कि सिमिली और मेटाफर दोनों का इस्तेमाल कंपेयर करने के लिए किया जाता है। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि किन चीजों का कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के लिए हमें 2 चीजों की आवश्यकता होगी जो दोनों अलग अलग कैटेगरी के होने चाहिए, ठीक है। तो जैसे सिमिली में कंपेयर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एज या लाइक, एज या लाइक लगा के हम सिमिली में कंपेयर करते हैं। वहीं मेटाफर में हम एज और लाइक लगा के कंपेयर नहीं करते, बल्कि इसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्ट कंपेयर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ हम एज और लाइक का यूज ना करके हम डायरेक्ट कंपेयर कर देते हैं। जैसे इससे पहले मैंने एक एग्जांपल बताया, ही फॉट लाइक अ लायन, वह शेर के समान लड़ा। यहाँ पे हमने उसकी तुलना शेर से की, क्या लगा कि लाइक, ही फॉट लाइक अ लायन, वह शेर के समान लड़ा, ठीक है। तो वहां पे सिमिली हो गया। वहीं तीसरे सेंटेंस में मैंने क्या कहा, ही वॉज अ लायन इन द फाइट, फाइट में वो क्या था, लॉयन था, ठीक है। यहां मैंने उस इंसान की तुलना डायरेक्ट लॉयन से कर दी, शेर से कर दी। यहाँ एज और लाइक ना लगाया तो क्या हो गया, मेटाफर हो गया। तो बस इतना ही है सिमिली और मेटाफर। जहां एज और लाइक लगा कंपेयर किया जाए वो हमारा सिमिली है, और जहां डायरेक्ट कंपेयर कर दिया जाए वहां पे मेटाफर है, ठीक है। और एक दो इजी एग्जांपल देते हैं, चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं इजी। ही रैन स्लोली, ही रैन like a tortoise, okay. He was a tortoise। चलिए 3 सेंटेंस है। ही रैन स्लोली इन द रेस, ठीक है, कहीं रेस लगा होगा, कोई आदमी हो कैसे दौड़ा, ही रैन स्लोली, वह धीरे दौड़ा, ठीक है, ये प्लेन सेंटेंस हो गया। अब देखिए दूसरे सेंटेंस में, ही रैन लाइक अ टॉर्टस, वह कछुए के समान दौड़ा। मैंने उसकी डायरेक्ट तुलना किससे कर दी, टॉर्टस से, कछुए से कर दी कि वह कछुए के समान दौड़ा, ठीक है। तो ये कहने का मतलब यहाँ भी स्लो है, वो यहाँ भी स्लो है, स्लो दोनों ही जगह है, लेकिन बस मैंने उसकी डायरेक्ट कंपेयर कर दिया किससे, टॉर्टस से, ये बताने के लिए कछुए के समान दौड़ना मतलब कैसे दौड़ना, धीरे ही दौड़ना, ठीक है। चलिए तीसरे सेंटेंस में क्या हुआ, ही वॉज अ टॉर्टस इन द रेस, मैंने तीसरे सेंटेंस में तो मैंने उसे क्या कर दिया, डायरेक्ट ही मैंने उसे टॉर्टस बना दिया, ठीक है। तो जहां डायरेक्ट हम कंपेयर कर रहे हैं वो मेटाफर, ये हमारा मेटाफर हो गया, ओके। और ये हमारा लाइक अ टॉर्टस, ही रैन लाइक अ टॉर्टस, ये हमारा क्या हो गया, सिमिली हो गया, जहां एज और लाइक लगा कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बस सिंपल 2 एग्जांपल थे। अब आगे थोड़ा सा और देखते हैं, एक दो और एग्जांपल देखते हैं जिससे आपके डाउट इससे रिलेटेड जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए द न्यूज केम लाइक अ dagger to his heart, ठीक है। द न्यूज केम लाइक अ dagger to his heart। एक और, द न्यूज वॉज अ
डैगर टू हिज हार्ट। ठीक है, द न्यूज केम लाइक अ डैगर, डैगर दैट मीन्स होता है खंजर। कोई न्यूज रही होगी, न्यूज केम लाइक, खबर आई कैसे आई, खंजर के समान आई और उसके दिल पे सीने पे आकर लग गई। दैट मीन्स कोई खबर बहुत ही शॉकिंग रहा होगा जो आके सीधे उसके दिल पे आके लग गई। इसको अगर मैं प्लेन सेंटेंस में कहना चाहूँ तो ऐसे हो सकता था, द न्यूज वॉज वेरी शॉकिंग, द न्यूज वॉज वेरी शॉकिंग। न्यूज कैसे था, बहुत ही शॉकिंग। अभी रिसेंटली उड़ीसा में एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, वो न्यूज ही कैसे था, द न्यूज वॉज वेरी शॉकिंग फॉर द होल कंट्री, वो खबर ही क्या था, पूरे देश के लिए बहुत ही शॉकिंग था। सपोज कर उसमें किसी के रिलेटिव रहे होंगे, उनके लिए क्या था, द न्यूज केम लाइक अ डैगर, उनके लिए तो खबर ही खंजर के समान आई होगी, उनके दिलों पे लग गई होगी। ठीक है, और उन्हीं में जिनके रिलेटिव रहेगा उनमें से किसी के अपने प्रियजनों का देहांत हो गया, मृत्यु हो गया होगा, तो उनके लिए क्या था, द न्यूज वॉज अ डैगर, उनके लिए तो खबर ही क्या थी, खंजर थी। ठीक है, तो ऊपर वाले में हमने क्या देखा, द न्यूज केम लाइक अ डैगर, खबर खंजर के समान आई। लाइक लगा कंपेयर किया जा रहा है किसका, न्यूज का और डैगर का। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सिमिली हो जाएगा, द न्यूज केम लाइक अ डैगर, खबर खंजर के समान आके उसके दिल पे लगी। जहां हम डायरेक्ट तीसरे में देख रहे हैं कि द न्यूज वाज अ डैगर, खबर ही खंजर था उनके लिए जिनके परिजनों का उसमें देहांत हो गया होगा। ठीक है, तो जहां हम डायरेक्ट कंपेयर कर रहे हैं वो हमारा क्या हो गया, ये हमारा मेटाफर हो गया। ठीक है, और ये हमारा सिमिली हो गया। ओके, तो मेटाफर और सिमिली में बस इतना ही है कि जहां डायरेक्ट हम कंपेयर कर दें वहां मेटाफर होगा, और जहां हम एज और लाइक लगा कंपेयर करें वहां पे हमारा सिमिली होगा। ठीक है, और एक चीज है, मेटाफर और सिमिली में ज्यादा अंतर नहीं है। मेटाफर ही क्या होता है, सिमिली का कंडेंस फॉर्म है। कंडेंस फॉर्म दैट मीन्स कि ये इसका छोटा रूप है, संक्षिप्त रूप है। जैसे एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, मैंने लिखा द camel is the sheep of the desert। ठीक है, द camel is the sheep of the desert। यहाँ पे देखो मैंने camel की तुलना डायरेक्टली किससे कर दी, sheep से कर दी। camel लिविंग थिंग्स है जबकि sheep नॉन लिविंग थिंग्स है। मैंने यहाँ डायरेक्ट क्या कर दिया, camel is the sheep of the desert। अरे ऊंट क्या है, रेगिस्तान का जहाज है। यहाँ पे एज लाइक ना लगाया, मैंने डायरेक्ट ही कंपेयर कर दिया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा मेटाफर हो गया। ठीक है, जहां पे हमने एज और लाइक ना लगा के डायरेक्ट ही कंपेयर कर दिया। अगर इसी को मैं एज और लाइक लगा के कंपेयर करता, जैसे लाइक लगा करता या एज लगा करता, जस्ट एज द शिप इज यूज्ड टू क्रॉस द ओशन, इन दिस द सेम वे द कैमल इज यूज्ड टू क्रॉस द डेजर्ट। तो इतना लंबा सेंटेंस बना कि जिस प्रकार से जहाज का इस्तेमाल करके हम ओशन को क्रॉस कर सकते हैं, उसी प्रकार से केमल की सहायता से हम रेगिस्तान को भी क्रॉस करते हैं। तो इतना लंबा सेंटेंस की जगह मैंने क्या कह दिया, द केमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। तो जब लंबे सेंटेंस सिमिली को हमने शॉर्ट में किया, डायरेक्ट कंपेयर कर दिया, तो क्या बन गया, मेटाफर। तो मेटाफर क्या होता है, सिमिली का ही कंडेंस फॉर्म है। ओके, चलिए, तो आपका जो भी डाउट होगा मेटाफर और सिमिली से, तो शायद क्लियर हो गया होगा। चलिए, इसके बाद एक आगे देखते हैं, मेटाफर और सिमिली के बाद में एक और हमारा फिगर ऑफ स्पीच है जो कि है पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है इसमें पर्सन है। इसमें क्या होता है, व्हेन वी कंपेयर अ नॉन लिविंग थिंग्स विद लिविंग थिंग्स, जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग्स की तुलना किसी लिविंग थिंग्स से करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, जब उस नॉन लिविंग थिंग्स में हम किसी पर्सन की क्वालिटीज को डालते हैं, और उसकी क्वालिटीज को क्यों डालते हैं, कि उस नॉन लिविंग थिंग्स को सजीव बताया जा सके। ठीक है, उसमें जान डाला जा सके। एग्जाम्पल बताता हूं आगे तो जल्दी समझ में आएगा। पर्सोनिफिकेशन में होता क्या है, व्हेन we put the qualities of a person in non-living things। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन होता क्या है, when we put the qualities of a person in नॉन लिविंग थिंग्स, किसी नॉन लिविंग थिंग्स में जब हम किसी पर्सन की क्वालिटीज को डालते हैं, क्यों डालते हैं, ताकि उस नॉन लिविंग थिंग्स को ज्यादा सजीव बताया जा सके। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं, द फायर इनगल्फ, इनगल्फ की जगह स्वॉलो भी कर सकते हैं,
सोलो मीन्स भी होता है निगलना, इंगल्फ मीन्स भी निगलना होता है। द होल फॉरेस्ट, ठीक है। द फायर इनगल्फ द होल फॉरेस्ट, आग ने पूरे जंगल को क्या कर लिया, निगल लिया, ठीक है। निगलना सोलो दोनों मीन्स वही होता है, इनगल्फ सोलो मीन्स निगलना। तो निगलने का काम कौन करेगा, ये एक्टिविटी है, वर्ब है, ये लिविंग थिंग्स वाली एक्टिविटी है, ये कौन कर सकता है, कोई लिविंग थिंग्स ही, लेकिन यहाँ पे कौन कर रहा है, आग ने निगल लिया। आग क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स, तो कोई नॉन लिविंग थिंग्स कैसे लिविंग थिंग्स वाली काम को कर सकता है, ये पर्सोनिफिकेशन के द्वारा ही पॉसिबल है। देखिए, द फायर इनगल्फ द होल फॉरेस्ट, आग ने पूरे जंगल को निगल लिया। यहाँ पे आग का जो भयानक, जो डेंजर लेवल था, भयावहता को बताने के लिए कि आग इतनी भयानक थी कि उसने पूरे जंगल को ही निगल लिया, ठीक है। तो आग के डेंजर लेवल को बताने के लिए इस फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है, जहां पे किसी नॉन लिविंग थिंग्स में लिविंग थिंग्स की क्वालिटीज को डाला गया है, ठीक है। निगलने का काम आग से कराया गया है कि आग इतना भयानक था कि उसने सारे जंगल को निगल लिया। ओके, चलिए आगे देखते हैं, एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं। द स्टार्स वर प्लेइंग हाइड एंड सीक विद द क्लाउड्स, ठीक है। द स्टार्स वर प्लेइंग हाइड एंड सीक, हाइड एंड सीक मतलब होता है लुका छिपी खेलना, ठीक है। प्लेइंग हाइड एंड सीक, तारे लुका छिपी खेल रहे थे, किसके साथ, विद द क्लाउड, बादलों के साथ। तो यहाँ पे देखो कि लुका छिपी खेल लिविंग थिंग्स है, लिविंग एक्टिविटी है, कौन कर सकता है, कोई लिविंग थिंग्स ही कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे किसके द्वारा कराया जा रहा है, स्टार्स के द्वारा। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है, कहने का मतलब ये था कि मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तारे क्या कर रहे, बादलों के साथ लुका छिपी का खेल खेल रहे हो, ठीक है। तो यहाँ भी पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है कि नॉन लिविंग थिंग्स, तारों में जान डालने के लिए, बताने के लिए कि स्टार्स बादलों के साथ लुका छिपी का खेल खेल रहे थे, ठीक है। एक और देख लेते हैं, तीसरा नंबर, द होल टाउन वॉज स्लीपिंग। चलिए, स्लीपिंग, स्लीप क्या होता है, वर्ब है, एक्शन वर्ड है, ये कौन करेगा, कोई लिविंग थिंग्स कर सकती है, लेकिन ये किसके द्वारा किया जा रहा है, टाउन के द्वारा, ठीक है। होल टाउन, पूरा शहर क्या था, सो रहा था। कोरोना लॉकडाउन में आप लोगों ने देखा होगा कि दिन के समय भी अगर टाउन में आप बाहर निकलोगे तो इतना ज्यादा सन्नाटा था कि ऐसा लगता था कि पूरा शहर ही सो गया हो, ठीक है। तो इस सेंटेंस का मतलब ये था कि बस बताना था कि गांव में इतना ज्यादा, शहर में इतना ज्यादा सन्नाटा था कि मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पूरा शहर ही सो गया हो, ठीक है। तो शहर तो सो नहीं सकता, सोने वाला काम किससे कराया जा रहा है, किसी नॉन लिविंग थिंग से, ताकि उस शहर को सजीव बताया जा सके, ठीक है। चलो एक दो और एग्जांपल देखते हैं, ऐसे पर्सोनिफिकेशन बहुत ही इजी है। द sapling begged for water। एक और देख लेते हैं, द सन इज स्माइलिंग एट अस। opportunity knocks at the door but once। ओके, चलो और कुछ पर्सनिफिकेशन के एग्जांपल्स हैं। द सैपलिंग, सैपलिंग मतलब होता है छोटा पौधा, ठीक है, प्लांट। सैपलिंग बेग्ड, बेग मतलब होता है भीख मांगना, तो भीख मांगने वाला काम कौन कर सकता है, लिविंग थिंग्स, ह्यूमन बिहेवियर है, लेकिन कर कौन रहा है, सैपलिंग पौधा। नो डाउट सैपलिंग पौधा क्या है, लिविंग होता है, जीवित होता है, लेकिन जो बैग भीख मांगने का क्वालिटीज किस में होती है, ह्यूमंस में होती है, लेकिन किसके द्वारा परफॉर्म कराया जा रहा है, सैपलिंग के द्वारा। द सैपलिंग बेग्ड, पौधा मांगने लगा, भीख मांगने लगा, किसके लिए, पानी के लिए, ठीक है। पौधा पानी के लिए भीख मांगने लगा, कहने का मतलब यह था कि पौधे की हालत इतनी खराब हो चुकी थी, उसकी दयनीय स्थिति ऐसी हो गई थी कि अगर उसे थोड़ा देर के लिए और पानी ना दिया जाए तो मर सकता था, ठीक है। तो इस टाइप के फिगर ऑफ स्पीच का यूज इसलिए किया जाता है ताकि रीडर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया जा सके, ठीक है। द सैपलिंग बेग्ड फॉर वाटर, पौधा पानी के लिए भीख मांग रहा था, ठीक है। तो मांगने वाला काम ह्यूमन बिहेवियर है जो पौधे से कराया जा रहा है। आगे देखते हैं, द सन इज स्माइलिंग एट अस, सूरज हमें देखकर मुस्कुरा रहा था, ठीक है, मुस्कुरा रहा है। तो सूरज फिर क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स वाले काम कराए जा रहे हैं, स्माइल करना,
सन कैसे कर सकता है, लेकिन बस ये बताना था कि मानो ऐसा लग रहा था कि सूरज हमें देखकर मुस्कुरा रहा हो। एक और देखते हैं, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। अपॉर्चुनिटी दैट मीन्स अवसर क्या करते हैं, दरवाजे पर दस्तक देता है, ठीक है, अवसर दरवाजे पर दस्तक देता है, लेकिन सिर्फ एक बार, जिसने फायदा उठा लिया उठा लिया। ओके, तो ये क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स, लेकिन दस्तक देने का काम कोई इंसान ही कर सकता है, दरवाजे पर दस्तक देना, लेकिन यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स से लिविंग थिंग्स वाले काम कराए जा रहे हैं, तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी था, पर्सोनिफिकेशन। चलिए अब आगे देखते हैं, हम एक और देख लेते हैं, एक दो और फिगर ऑफ स्पीच देख लेते हैं आज के सेशन में। एक होता है यूफेमिज्म। ओके, चलिए यूफेमिज्म में क्या होता है, कई बार कोई ऐसी बातें होती है, ठीक है, जिससे हमको लगता है कि हम सामने वाले को कहें, लेकिन हमको डर रहता है कि सामने वाले को बुरा लग जाए, ठीक है, तो उसको इस मैनर से कहा जाता है जिससे सामने वाले को बुरा भी ना लगे और हम अपनी बात भी कह दें, ठीक है। जैसे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके रिजल्ट्स आते हैं, तो जो पास हो गए उसके लिए तो ठीक है, क्वालिफाइड, ठीक है, जो पास हो गया उसके लिए तो क्वालिफाइड लिखा जाता है, ठीक है, जो पास हो गया वो तो क्वालिफाइड हो गया, सॉरी। लेकिन जो पास नहीं हो पाया उसके लिए क्या होता है, जैसे पास नहीं हो सका तो उसके लिए फेल्ड। ओके, सेकेंड, वो फेल नहीं लिखते हैं, पास हो गया तो क्वालिफाइड ठीक है ना, जब पास नहीं हो पाया फेल ना लिखते, फेल थोड़ा खतरनाक वर्ड है, तो यह क्या लिखते हैं, नॉट क्वालिफाइड, ठीक है, नॉट क्वालिफाइड, या तो ही कुडंट मेक इट, ठीक है, जैसे कोई पास हो गया उसका तो क्वालिफाइड, लेकिन फेल हो गया उसको फेल्ड यूज ना करके नॉट क्वालिफाइड, ठीक है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या आता है, नॉट क्वालिफाइड। या किसी को देखते हैं कि वो पास नहीं हो पाया तो क्या कहते हैं, ही कुड नॉट मेक इट, वह सफल नहीं हो सका। कहने का मतलब वही है कि यहाँ भी फेल है, यहाँ भी फेल है, यहाँ भी फेल है, लेकिन फेल क्या लगता है, थोड़ा सा खतरनाक वर्ड लगता है, ठीक है, तो उसके बजाय में इन सब फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं यूफेमिज्म के बारे में। यूफेमिज्म है क्या, a way of speaking, a way of speaking unpleasant things, a way of speaking unpleasant things, a way of speaking unpleasant thing in a pleasant, ठीक है, मैनर। ओके, यूफेमिज्म क्या होता है, अ वे ऑफ स्पीकिंग अनप्लेजेंट थिंग इन अ प्लेजेंट मैनर, कुछ अप्रिय बातें, ऐसी चीजें रहती हैं जिसको हम इस मैनर से कहें कि जिससे सामने वाले को बुरा भी ना लगे। एग्जांपल देखते हैं, मैंने कहा हिज फादर डाइड, ठीक है, एक और देख लेते हैं, हिज फादर पास्ड अवे। चलिए डाइड मीन्स भी क्या होता है, मर जाना, निधन हो जाना, पास्ड अवे मीन्स भी मर जाना होता है, ठीक है, लेकिन किसी कहेंगे हिज फादर डाइड, उसकी पापा मर गए, उसकी पापा मर गए, ये थोड़ा सा अजीब लगता है, सुनने में थोड़ा बुरा लगता है, इसके जगह हिज फादर पास्ड अवे, उसके पापा का स्वर्गवास हो गया या निधन हो गया, दोनों का मतलब वही है, लेकिन इसके जगह इस फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है जिससे सामने वाले को उतना बुरा ना लगे, ठीक है। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे किसी को कहे बेरोजगार, अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, ठीक है, वो बेरोजगार है, बोलने से थोड़ा बुरा लगेगा, अनएम्प्लॉयड है, तो उसकी जगह क्या बोल सकते हैं, ही इज इन बिटवीन जॉब्स, ही इज इन बिटवीन जॉब्स, दैट मीन्स कि वो जॉब की तलाश में है, या ही इज स्विचिंग ओवर वन जॉब टू अनदर, ठीक है, एक जॉब से दूसरी जॉब की वो तलाश कर रहा होगा। कहने का मतलब वही है कि उसके पास इसमें भी जॉब नहीं है, यहाँ भी जॉब नहीं है, बेरोजगार ही है, लेकिन डायरेक्ट बेरोजगार कहने के बजाय ही इज इन बिटवीन जॉब्स, ठीक है। एक और हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप बहुत झूठ बोलते हो, यू आर अ लायर, कि आप बहुत झूठे हो, डोंट टेल मी लाई, मुझे झूठ मत बोलो, या डोंट लाई टू मी, ठीक है, तो ये कहने से सामने वाले को बुरा लगे, उसके बजाय में डोंट टेल मी अ फेरी
टेल, ठीक है। डोंट टेल मी अ फेरी टेल, फेरी टेल दैट मीन्स होता है परियों की कहानी, हवा हवाई बातें, ठीक है। डोंट टेल मी अ फेरी टेल, मुझे परियों की कहानी मत सुनाओ, हवा हवाई बातें मत करो। कहने का मतलब ये है कि झूठ मत बोलो, ठीक है। डायरेक्टली किसी को यू आर लायर, डोंट टेल मी अ लाई, मुझसे झूठ मत बोलो, इतना कहने के बजाय वो बुरा लगे उससे बेटर है कि डोंट टेल मी अ फेरी टेल। तो इन्हीं सभी फिगर ऑफ स्पीच का यूज करके हम सामने वाले को अनप्लेजेंट थिंग्स को भी हम प्लेजेंट मैनर में भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यूफेमिज्म हो गया। इसके बाद में एक और लास्ट देख लेते हैं आज के सेशन में, एक और इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है, वो है ऑक्सीमोरॉन, ठीक है। ऑक्सीमोरॉन, इसमें क्या होता है, स्पीच इन विच टू वर्ड्स कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, ठीक है। ऑक्सीमोरॉन क्या होता है, आई स्पीच इन विच टू वर्ड्स कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट मतलब क्या होता है, विरोधाभास उत्पन्न करना, ठीक है, विरोधाभासी। तो ऐसा स्पीच है जहां पे दो वर्ड क्रमशः रहते हैं और दोनों एक दूसरे के विपरीत रहते हैं, ठीक है, विरोधाभास उत्पन्न करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, she is pretty ugly, he was found missing, natural acting, original copy, awfully nice, open secret, seriously funny। एक लास्ट देख लेते हैं, happily married। चलिए, तो ऑक्सीमोरॉन क्या है, आई स्पीच इन विच टू वर्ड्स कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, कॉन्ट्राडिक्ट मतलब एक दूसरे को विरोधाभास उत्पन्न करते हैं। जैसे कि देखिए, सी इज प्रीटी अगली, प्रीटी मतलब होता है सुंदर, अगली मतलब होता है बदसूरत। यहाँ पे दो वर्ड क्रमशः ऐसे हैं जो एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। तो एक प्रीटी का मतलब है, इसका मतलब ये नहीं होगा सी इज प्रीटी अगली, वह काफी सुंदर तरीके से बदसूरत है, नहीं। एक प्रीटी का मतलब होता है काफी, जैसे कि आई एम प्रीटी वेल, मैं काफी हद तक ठीक हूँ, ठीक है। तो उस प्रकार से क्या हुआ, सी इज प्रीटी अगली, वह काफी बदसूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे दो वर्ड एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्टेड। प्रीटी मीन सुंदर, अगली मीन बदसूरत, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्टेड। तो ये हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया, ऑक्सीमोरॉन। आगे देखते हैं, ही वॉज फाउंड मिसिंग। फाउंड मतलब होता है पाया जाना और मिसिंग मतलब होता है गुमशुदा। एक जगह बोल रहा है पाया गया, एक जगह बोलता है गुमशुदा, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, ही वॉज फाउंड मिसिंग, वह गुमशुदा पाया गया, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या हो गया, ऑक्सीमोरॉन। नेचुरल एक्टिंग, नेचुरल दैट मीन्स होता है प्राकृतिक, रियल, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ये नेचुरल है। एक्टिंग करना मतलब दिखावा करना, अगर मैंने रील्स बनाना स्टार्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, दिखावा करना, एक्टिंग हो गया। तो एक जगह नेचुरल भी बोल रहा है, एक जगह एक्टिंग भी बोल रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा ऑक्सीमोरॉन हो गया। आगे देखते हैं, ओरिजिनल कॉपी। ओरिजिनल मतलब होता है जो रियल, जो ओरिजिनल है, ठीक है। कॉपी क्या होता है, किसी का डुप्लीकेट, ठीक है। तो यहाँ पे ओरिजिनल भी बोल रहा है, कॉपी भी बोल रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा ऑक्सीमोरॉन हो गया। आगे देखते हैं, ऑफुली नाइस। ऑफुल मतलब होता है भयानक, और दूसरा में क्या बोल रहा है, नाइस। तो ऑफुली नाइस, एक जगह भयानक भी बोल रहा है, एक जगह सुंदर भी, अच्छा भी बोल रहा है, सुंदर भी बोल रहा है। तो कई बार बोलते हैं ना भयानक सुंदर, तो वही है ऑफुली नाइस। आगे बढ़ते हैं, दोनों एक दूसरे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये ऑक्सीमोरॉन। आगे देखते हैं, ओपन सीक्रेट। ओपन दैट मीन्स जो खुला हुआ है, सीक्रेट मतलब जो राज है, जो खुल गया, तो राज कैसे हो सकता है, सीक्रेट कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो ये भी हमारा ऑक्सीमोरॉन हो गया। वही देखते हैं, एक और है सीरियसली फनी। अगर आप सीरियस बोल रहे हैं तो फनी नहीं हो सकता, फनी है तो सीरियसली नहीं हो सकता, ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। और लास्ट में एक देखते हैं, हैप्पीली मैरिड। ये हमारा ऑक्सीमोरॉन नहीं है, ये सोशल मीडिया पे ऐसे सर्कुलेट होता है, बैन के रूप में लिया जाता है कि कहा जाता है कि जो इंसान शादीशुदा है वो हैप्पी नहीं हो सकता, और जो हैप्पी हो शादीशुदा नहीं हो सकता। तो ये हमारा ऑक्सीमोरॉन नहीं है, लेकिन बस ऐसी बैन के रूप में लिया जाता है, ठीक है। तो आज हमने फिगर ऑफ स्पीच देखा, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा।
कि पहला तो देखिए कि फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है। ये क्या करता है, हमारे स्पीच को डेकोरेट करने का काम करता है, जिससे हमारा सेंटेंस और ज़्यादा पावरफुल बने और सामने वाले पर हमारा अधिक से अधिक असर हो सके हमारी बातों का, ठीक है। ये काम करता है फिगर ऑफ स्पीच, लैंग्वेज को सजाने का काम करता है। जैसे हिंदी में अलंकार जो हमारे काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार इंग्लिश में है फिगर ऑफ स्पीच, जिससे हमारे सेंटेंस की स्पीच की सुंदरता बढ़ाई जाती है। ओके, उसके बाद में हमने सबसे पहले देखा फिगर ऑफ स्पीच में सिमिली और मेटाफर दोनों को कंपेयर करके पढ़े। सिमिली और मेटाफर दोनों कंपैरिजन के लिए काम आता है। किस चीज़ का कंपेयर करते हैं, जो अलग अलग कैटेगरी की चीज़ों का करते हैं। सेम कैटेगरी की चीज़ रहेंगे तो वहाँ पे मेटाफर और सिमिली दोनों ही नहीं होगा, ठीक है। दोनों कैटेगरी के चीज़ों को अलग अलग होना है, अलग अलग कैटेगरी की चीज़ों का होना जरूरी है, ठीक है। जहाँ सिमिली में हम एज और लाइक लगा कंपेयर करते हैं, वहीं मेटाफर में हम एज और लाइक ना लगा के डायरेक्ट ही कंपेयर कर देते हैं। ओके, मेटाफर ही सिमिली का कंडेंस फॉर्म है ये। उसके बाद हमने देखा पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में होता क्या है, व्हेन यू पुट द क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन इन नॉन लिविंग थिंग्स। जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग्स में किसी पर्सन की क्वालिटीज को डालते हैं ताकि उस नॉन लिविंग थिंग्स को ज़्यादा सजीव बताया जा सके, ठीक है। तो पर्सोनिफिकेशन हो गया। उसके बाद में हमने देखा यूफेमिज्म। यूफेमिज्म क्या है, अ वे ऑफ स्पीकिंग अनप्लेजेंट थिंग इन अ प्लेजेंट मैनर, ठीक है। कुछ ऐसी बातें रहती हैं जिसको हम बोलने से सामने वाले को बुरी लगे, उसको इस मैनर में कहा जाए जिससे सामने वाले को बुरा भी ना लगे और हम अपना बात भी कह दें, वो यूफेमिज्म में आता है। और लास्ट में हमने देखा ऑक्सीमोरन, अ स्पीच इन विच टू वर्ड्स कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। ऐसा स्पीच होता है जहाँ पे दो वर्ड क्रमशः रहते हैं और एक दूसरे का विरोधाभासी रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का फिगर ऑफ स्पीच, 4-5 मेन फिगर ऑफ स्पीच देखे, बाकी को हम नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। तो आज की क्लास से रिलेटेड आपके कुछ भी डाउट्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, सुझाव होंगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जो भी सुझाव होंगे आप कमेंट सेक्शन में, आपका स्वागत है। तो आज के लिए इतना ही है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।